फाइनली आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो आ गई है, दैट इज एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रैटेजी। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर मैं जैसा जैसा इस वीडियो में बताऊंगी आपने वैसा वैसा फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन इसी बार होगा, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपने पहले तैयारी की हो, जो भी हो। तो इसमें मैं आप लोगों को अराउंड 1 ईयर की डिटेल्ड प्लानिंग बताऊंगी। और मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होती है ऐसी कि बस थोड़ा ओवरव्यू दे दिया और निकल गए, बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है और बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको भाई 12-12 घंटे पढ़नी है, उतना पढ़ना होता भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले तैयारी की हो, चाहे आपको बिल्कुल एसएससी के बारे में कुछ भी ना पता हो, फिर भी आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ओवरऑल आई कैन से दिस इज फिनिशिया फॉर ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स। और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, वो ही इतनी लंबी वीडियो देख पाएंगे। तो अगर आप एक दिन में नहीं देख पा रहे हो तो 2 दिन में देखो, 1.5x पे करके देखो। और हाँ, अपने साथ कॉपी पेन लेकर के जरूर रेडी रहना, ये नहीं कि मूवी की तरह देख करके पार करा दो, वो इस तरह की वीडियो नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनको मैं एसएससी क्या होती है, एसएससी सीजीएल कैसा एग्जाम है, उसका एक ओवरव्यू दे दूं। तो देखिए, एसएससी जो होती है उसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी क्या है, वो डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में एक कमीशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया के जो बहुत सारे अच्छे पोस्ट है ना, बेस्ट डिपार्टमेंट्स, उनमें एम्प्लॉयज की भर्ती करती है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की नहीं, एसएससी और भी अदर एग्जाम्स के लिए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है। कौन कौन से अदर एग्जाम्स? सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th पास है वो इसके लिए एलिजिबल है। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे कि एमटीएस, स्टेनोग्राफर और भी एग्जाम्स है जैसे कि जूनियर इंजीनियर और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करवाती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू कहां पर आप लोगों की भर्ती होगी, जो इस एग्जाम के बारे में मैं इसमें बताने वाली हूं, तो इंडिया की जितनी भी बेस्ट डिपार्टमेंट्स आपने सुनी होगी, लगभग सभी में एसएससी के थ्रू भर्ती होती है, वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल पर। ग्रुप बी में एक ऐसी पोस्ट है AAO जो कि गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि आप एसएससी के थ्रू सीधे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर भी रिक्रूट हो सकते हो। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी में किन ग्रेड पेज पर आपकी जॉब लगती है, तो 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, ये सारी ग्रेड पेज पर आपकी भर्ती होती है, ठीक है। ग्रेड पे का मतलब है कि ये आपकी सैलरी को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे 2400 ग्रेड पे की सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 42 के उससे ज्यादा, 46 की उससे ज्यादा, तो इस तरह से होता है। और कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनकम टैक्स, एक्साइज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डीओपीटी हो गई, यूपीएससी की मिनिस्ट्री हो गई, रेलवेज मिनिस्ट्री होगी, जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देखते हो वहां पर ऑफिसर लेवल पे, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उन सारे पोस्ट पर मिनिस्ट्रीज में भर्ती होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीएजी, मतलब समझ रहे हो कि जितनी भी आपने पोस्ट अभी तक हायर सुनी होंगी न्यूज में, आपने आसपास, वो सारे डिपार्टमेंट्स में इसके थ्रू भर्ती होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया हम जो तैयारी करेंगे तो आप हमें पहले ये तो बताइए कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई। तो ये जो सैलरी होती है ना, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड पेपर हो, आप जितनी अच्छी पोस्ट पर रहोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। जैसे कि आपकी सैलरी वेरी कर सकती है 45,000 से 75,000 तक, जैसे कि आमिर करता है किस पोस्ट पर और किस लोकेशन पर हो, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि XYZ सिटीज होती है, उसके हिसाब से सैलरीज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन DA, ठीक है। इसके बाद जितनी भी पोस्ट मैंने बताई, आपने देखा कितने अच्छे डिपार्टमेंट्स में है, तो वेल रेपुटेड जॉब्स हैं सारी, आपको अच्छी खासी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, अपनी फैमिली में इज्जत, अपने खानदान में इज्जत, लड़की ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इट्स वन एंड ऑन सोल्यूशन, बहुत अच्छा ये एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो तो यूपीएससी इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपको लिखना होता है। और अब आप नहीं जानते कि भाई मेरा जो एग्जामिनर है वो हमें कैसे मार्क्स देगा हमारे आंसर को पढ़ के। लेकिन एसएससी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इसमें जो जितने भी पेपर हैं अब वो ऑब्जेक्टिव है। पहले एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, वो भी हट गया है, यानी कि अब कंप्लीटली आपके मेरिट पर है, आप जितना आंसर करके आओगे उस हिसाब से आपको फेयर मार्क्स मिलेंगे। तो जितने पेपर से सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तरह बहुत ज्यादा सिलेबस हो, लिमिटेड सिलेबस है और कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस वे में तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अभी आपके पास टाइम है, अभी चल रहा है अगस्त, अभी मैं आपको आगे के एग्जाम डेट्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। लगभग आप लोगों के पास 1 ईयर का टाइम है, लगभग मेंस तक में आगे की, ठीक है। तो अभी ऐसा टाइम है कि आपने कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप शुरू करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा, प्रेशर लेके नहीं, आराम से, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम यू शुड स्टार्ट। और अभी जो है ना, एसएससी काफी फास्ट काम कर रही है, ज्वाइनिंग भी जल्दी दे रही है, तो आप एसएससी का नहीं कह सकते कि ये कब स्लो हो जाए, कब फिर 2-2 ढाई साल वाला प्रोसेस का शुरू हो जाए। तो रिस्क मत लो कि भाई इस बार नहीं होगा, हम आगे देखते हैं। ये जो टाइम है अभी शुरू करो, और शुरू करो तो शुरू करो, फिर ये नहीं कि भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं ये वो। तो समझ जाओ बेटे, अभी टाइम है, अब आगे और ढील मत दो, बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लो, ठीक है। और इस बार 2024 में इसकी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रही थी, 18,000 के
करीब वैकेंसीज रही थी, आगे भी हम अच्छी खासी वैकेंसीज इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम तैयारी तो शुरू करें, लेकिन हमें ये तो बता दो कि इसकी एग्जाम होगा कब, हम कब के लिए तैयारी करें, कितना माइंडसेट लेकर के चले। तो देखिए मैं एग्जाम का प्रोसेस बता देती हूँ कि सबसे पहले इस एग्जाम में निकलता है कैलेंडर। इसमें लिखा हुआ होता है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बाद जो डेट इसमें लिखा होता है उस हिसाब से नोटिफिकेशन आता है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें लिखी रहती है इस एग्जाम के बारे में, जैसे कि एप्लीकेशन कब शुरू होगा, कब इसकी क्लोजिंग डेट है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज कब तक आपकी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। ये ना हो कि भाई आप एग्जाम तो पास कर लो फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही ना हो जो इसके लिए रिक्वायर्ड हो, इसीलिए पहले ही सारी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दे दी जाती है। इसमें एग्जाम पैटर्न भी लिखा होता है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, मेडिकल रूल्स क्या है। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि भाई जिसके होने से आप एग्जाम दे ही नहीं सकते और किसी में टेम्पररी आपको छूट मिलती है, तो क्या मेडिकल रूल्स हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में लिखी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं इसका टियर 1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हालांकि इसकी नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं निकली, कैलेंडर भी नहीं निकला है, बट क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो जाकर के एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। ये नहीं कि नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ 2-2.5 महीने होते हैं तो उसमें आपकी कोई तैयारी नहीं होती है, चाहे जो जितना भी कह ले कि भाई 2 महीने में तैयारी हो जाती, नहीं। किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 9 से 10 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ही रगड़ के तैयारी करने के लिए। तो अभी से शुरू करोगे तो फिर जाकर के आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मैं लेकर चलती हूँ जून 2025 में इसके जो है टियर 1 होंगे, उसके लगभग 2 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका टियर 2 हो जाएगा, यानी कि सितंबर 2025 में। उसके बाद रिजल्ट इसका दिसंबर 2025 में आ सकता है, और डीवी जो होता है वो रिजल्ट के बाद अब होता है, तो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि वो कैसे कराती है। डीवी वगैरह के लिए आगे आपको वीडियो मिलेगी, अदरवाइज डीवी ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें बहुत बड़े वाले टॉपिक वाली ना वो उसके, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एग्जाम कब है, लगभग आपके पास 1 साल का, मतलब समझ लो कि 11 महीने का टाइम आपके पास है। अब देखिए, अब दिमाग में क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देती हूँ इस एग्जाम का, ठीक है। सबसे पहली बात तो जैसा इसका एग्जाम का नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आप किसी के दिमाग में आएगा कि क्या हम स्ट्रीम कौन सा ले, तो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने भी कम परसेंटेज रहे हो, चाहे स्कूल में कॉलेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एलिजिबल हो। कितने भी मार्क्स हो, लेकिन बस ऑथराइज्ड किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, ऐसा ना हो कि भाई वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आप चाहो तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज भी आजकल बहुत सारी हैं जहां से आप कर सकते हो, बट वैलिड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो यानी कि इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो तो आप एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद जिन लोगों ने 2024 का एग्जाम दिया है बट उनको लग रहा है कि यार मैंने जैसे तैसे तैयारी करके दे दिया, मुझे अगले बार अच्छे से देना है, तो 100% आप दो, और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उसको फॉलो करो। 100% आपका 2025 में जरूर एग्जाम में क्रैक, जरूर आपका क्रैक होगा। और मैं ये ज्यादा अच्छे से इसलिए बता पा रही हूँ ना क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीजों को सुधारा और मेरी ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी हो गई। तो फिर मुझे पता है कि गलतियां क्या करते हैं लोग, मैंने कहाँ गलती की, किन चीजों को सुधारा, तो मैं वो सारी गलतियां भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए। इसके बाद अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप परमानेंटली रिजेक्ट हो सकते हो, तो इसलिए नोटिफिकेशन कम से कम 2024 और नोटिफिकेशन पे जाकर के आप मेडिकल वाला तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद देखिए जो आप ग्रेजुएट करोगे तो आप कब तक ग्रेजुएट होने चाहिए तब जाके आप एलिजिबल होगे। तो क्रूशियल डेट जो होती है यानी कि एप्लीकेशन जब भी आपका क्लोज होगा 2025 के लिए, उसकी लास्ट डेट से पहले आपका फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएशन का आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 जून 2025 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो आपका 10 जून तक जो है वो लास्ट डेट तक आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अगर 11 जून हो गया तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा हुआ भी है पहले, बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इन चीजों का पता लगता है उनको, तो आप पहले से पता रखो ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अब देखिए रिजल्ट और डिग्री दो अलग अलग चीजें होती हैं। फाइनल रिजल्ट इस टाइम तक आ जाना चाहिए लेकिन डिग्री जरूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री बहुत मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में बहुत टाइम के बाद वो लोग डिक्लेयर करते हैं। मेरे डिग्री के टाइम पे प्रोविजनल डिग्री तो चल जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं चलेगा, ठीक है, अगर क्रूशियल डेट के बाद आपका रिजल्ट आता है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए एज का भी क्राइटेरिया होता है। मोस्टली ये जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त तक होता है, यानी कि 2025 में अगर आपका एग्जाम है तो 2025 के 1 अगस्त तक आप 18 साल के होने चाहिए, तब जाकर के आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें मोस्टली जो पोस्ट है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल का है, हालांकि कुछ पोस्ट में 32 साल तक का भी मैंने देखा है। तो आप ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, तो आप एक बार जाकर के वहां से चेक कर लेना, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकती हूँ, ओके। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए अभी से, क्योंकि ये बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनने में वक्त लग जाता है, और होता है कि डीवी के टाइम आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते, फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये गलतियां आप मत करिए। अगर आपका नाम कहीं पे गड़बड़ है, जैसे कि अगर 10th के मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो ये सारी चीजों को अभी टाइम है, आप ठीक करवा लीजिए। और सारे के सारे नाम आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको सारी चीजें ठीक करवानी है। कास्ट
सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनाया है, ओबीसी SC ST में हो तो अभी बनाने का टाइम है, बना लो इसको, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, अदरवाइज लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर PWD या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाना है आपको तो अभी से प्रोसेस शुरू कर दो, वो साइड में होता रहेगा, बिल्कुल भी इसको हल्के में लेकर के टालना नहीं है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें कि SSC CGL का पैटर्न क्या होता है, मतलब एग्जाम होता कैसे भाई ये तो बता दो। तो देखिए इसमें जो एग्जाम होता है सबसे पहले होता है उसमें प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद आपका आता है रिजल्ट, उसके बाद होता है DV और उसके बाद आपके हाथ में आ जाती है ज्वाइनिंग लेटर, जिसके लिए आप 1 साल 1.5 साल तक पूरी मेहनत करोगे, ठीक है। जो प्रीलिम्स होता है ना वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसका कट ऑफ निकलता है, अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज आप मेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेकिन इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है। मान लीजिए 150 कट ऑफ निकला, अगर आप 151 लेकर के आते हो तो भी एक ही बात है, अगर आप 200 में 200 लेकर आते हो तो भी वही बात है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जो गेम चेंजर है आपका वो है मेंस, क्योंकि इसी के मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बनता है और आपकी जॉब लगती है, पोस्ट डिसाइड होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद तो जो रिजल्ट निकलता है उसमें आपको पोस्ट अलॉट होता है। इससे पहले आपके पास ना एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की जाती है। तो रिजल्ट में वो आपको पोस्ट कोड के हिसाब से दिखाई देती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। उसके बाद उस हिसाब से आपका जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कि आपको अगर ASO मिला है किसी भी मिनिस्ट्री में तो DOPT में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वैसे ही अगर इनकम टैक्स मिला है तो जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुई होगी उस हिसाब से आपको DV के लिए लेटर आ जाएगा, तो इसीलिए चिंता करने की बात नहीं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में देखिए जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो 4 है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GK GS। कितने क्वेश्चंस आते हैं इनके, तो रीजनिंग के भी 25, मैथ्स के भी 25, इंग्लिश के भी 25 और GS के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके -0.5 मार्क्स जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो आधे नंबर कट जाएंगे और अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ऐसा ही सबके साथ होता है, यानी कि टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, तो सारे ही सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स 50-50 होते हैं, यानी कि पूरा जो पेपर है वो होता है 200 नंबर का। और इसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, 1 घंटे का। अब 1 घंटे में आप आगे पीछे किसी भी सीक्वेंस को इस एग्जाम में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पहले रीजनिंग करो, पहले इंग्लिश करो तो इंग्लिश करो, इसमें कोई आपका बाउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूं, 200 नंबर का तो है ये पेपर, लेकिन आप कितना स्कोर करोगे कि आप सेफ अपने आप को मान पाओगे। तो मैंने जैसे ये कहा कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इन एनी केस अगर आप 160 प्लस लाते हो ना तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक में कभी भी मार्क्स पर ध्यान मत दिया करो, हमेशा परसेंटाइल पर ध्यान दिया करो कि अगर आप 95 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आ रहे हो तो आप हमेशा ही सेफ हो, समझ लो। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि आप 5% लोगों में है, ऊपर के 5% लोगों में, तो इसका मतलब है कि आपको भाई कौन हिला सकता है। तो हमेशा परसेंटाइल पर ध्यान दो, क्योंकि मार्क्स तो आपके मॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टफ होगा तो कम आ जाएगा, इजी होगा तो ज्यादा आ जाएगा, लेकिन परसेंटाइल तो डिपेंड नहीं करता ना। परसेंटाइल में अगर आप टॉप में हो तो टफ में भी हो, इजी में भी हो। तो हमेशा मॉक में आपको टारगेट रखना है परसेंटाइल का, ओके। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, कौन सा लेस स्कोरिंग है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है वो रीजनिंग और मैथ्स है, क्योंकि ये क्या है ना कि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला, फिक्स्ड पैटर्न होता है कि बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं कर दी है या कुछ सच में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत लोग छोड़ रहे होंगे, तो उस केस में ये आप 100% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आता है। इंग्लिश क्या है, स्कोरिंग है, लेकिन इंग्लिश में हो जाती है गलती, मतलब क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होता ना, इसमें आपको दिमाग लाके करना होता है। आप 2 कभी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो और गलत मार्क कर देते हो, तो ये सब इंग्लिश में होता है, इसीलिए इंग्लिश को मैं स्कोरिंग बोलूंगी। लेकिन हाँ, इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। लेस स्कोरिंग में बोलूंगी GS को, क्योंकि इसमें ना आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते बहुत ज्यादा GS पढ़ने के बावजूद भी कि क्या क्वेश्चन में आने वाला है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ से आता है, इस साल ये आएगा। आप एक हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट उसके बाद ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो कि आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर किस सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी ना प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग तैयारी करने का गलती से भी मत सोचना कि प्रीलिम्स है भैया तो हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स तक, उसके बाद मेंस की हम अच्छे से तैयारी करेंगे। देखो तैयारी जो होती है ना वो एक साथ होती है, मतलब अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस बनने चाहिए, ट्रिक आने चाहिए। वैसे इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए, तो उसके लिए प्रीलिम्स मेंस सेम नहीं होता है। जो ऐसा सोचता है और ऐसे तैयारी करता है उसका नहीं ही होता एग्जाम, ठीक है। तो ये आप दिमाग से पहले ही निकाल के चलना। उसके बाद ये नहीं सोचना है कि भाई प्रीलिम्स तो क्वालिफाई है, क्वालिफाई तो हम ऐसे ही कर जाएंगे। बहुत ही धुरंधर बच्चे बैठते हैं इसमें, आपको बताती हूँ। और दिन पर दिन इसमें ना कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो ऑनलाइन इतने ज्यादा अवेलेबल है, सारी चीजें, कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में सब कुछ इतनी चीजें अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदे बैठ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अपना 100%
लेना कि आपको कोई ना हिला सके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसमें तो आप देखिए और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जो बताऊं ना, तो मेंस जो है वो कंप्लीटली स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। ये ना आप जाकर दीवार पे कहीं लिख लो, स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आता है। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, क्वेश्चन ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, जो मैं आपको किताबें बताऊंगी, जिस तरह से पढ़ने बोलूंगी उस तरह से पढ़ोगे, आराम से आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में मैटर करता है कि आप क्या उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। क्या आप स्पीड में तो कर लो, लेकिन मान लो कि भाई 10 गलती ही कर दिए तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो, तो नेगेटिव लेकर चला जाएगा। स्पीड में वो भी सही करना है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन बनाना तो आ जाएगा, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगी, धीरे धीरे करके हम वो देखेंगे। और ये एकदम से नहीं आती, ये सोचोगे कि भाई मैं पहले ही दिन से ये करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने तो आए पहले, उसके बाद हम स्पीड में जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ओके। अब देखिए तो हम आगे मेंस का पैटर्न समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है वो आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप जब इसका नोटिफिकेशन में चेक करोगे ना, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया हुआ है। सेशन 1, सेशन 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। देखिए इसमें जो है 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस। ये तो वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में थे। आपने प्री के टाइम से ही इसकी तैयारी करी होगी, तो मेंस में थोड़ा सा और एडवांस तैयारी करनी होगी। इसके अलावा इसमें जो होता है वो होता है कंप्यूटर और टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये कंपलसरी होता है सबके लिए। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं कि किसमें क्या कैसे होता है। देखिए रीजनिंग और मैथ्स, इसके लिए आपको कंबाइंड मिलते हैं 1 घंटे, ठीक है। रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन गलत होने से आपके 1 नंबर चले जाएंगे। सिमिलरली होता है मैथ्स में, तो रीजनिंग के कितने नंबर हो गए, 30 क्वेश्चन इंटू 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का। सिमिलरली मैथ्स में भी आपका हो गया 90 नंबर का, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स का सेम ही वेटेज है, और दोनों ही ना सिमिलर टाइप का भी है। अगर इसकी मैथ्स अच्छी होगी ना, अल्टीमेटली ना उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि रीजनिंग जो होती है ना उसमें नंबर का ही सारा खेल है। तो इनका सेम वेटेज है, ये 180 नंबर के हो गए टोटल, आपको 1 घंटे इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है, अपने आप इंग्लिश और जीएस ये वाला पेपर शुरू हो जाता है। ये भी होता है आपका 1 घंटे का। इंग्लिश में के आते हैं 45 क्वेश्चन, और जीएस जीके के मिलाकर के आते हैं 25 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटते हैं। आप देख पा रहे हो कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है मेंस में, और हर एक क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटते हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए, इंग्लिश के 135 नंबर हो गए, और 25 और 75 नंबर का जीएस जीके हो गया। तो ये जो सेकंड वाला पेपर है ये आपका 210 नंबर का हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका टोटल कितना नंबर हो गया, ये 180 मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर के और इंग्लिश जीएस को मिलाकर 210, यानी कि टोटल जो आपका पेपर हुआ 390 नंबर का होगा। इसी में आप जितना लेकर के आओगे उस हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट होगी, ठीक है। तो इसी पे मेरिट बनता है बेटा, इस नंबर को याद रखो, 390 नंबर, ठीक है। अब देखिए ये जो कंप्यूटर का पेपर होता है, आप बोलोगे ये कहाँ गया, तो इसके जो आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का इसका पेपर होता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब है ना, इसके लिए नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए 18 नंबर कुछ चाहिए होता है, और इसके लिए सीपीटी पोस्ट के लिए 30 नंबर चाहिए होता है। सीपीटी पोस्ट का मतलब होता है कि जिसके लिए पहले सीपीटी का एग्जाम हुआ करता था, यानी कि जो 4600 ग्रेड पे के जितने भी पोस्ट है सारे इसके अंडर में आते हैं, और 2400 ग्रेड पे वाले इसके अंदर आते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ उतना करो, क्योंकि कंप्यूटर आपका पूरा खेल चेंज कर देगा। अगर कंप्यूटर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन पोस्ट अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन ये क्योंकि मेंस में आता है तो अभी से इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर आपको ध्यान देना जब लास्ट का टाइम हो जाए, मेंस करीब आने लग जाए तब, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम हो जाता है ना, तो आपको थोड़ी देर का मिलता है ब्रेक और री रजिस्ट्रेशन। किस चीज के लिए री रजिस्ट्रेशन, टाइपिंग के लिए। मतलब इतना सारा एग्जाम होने के बाद आपको मिलता है ब्रेक, और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, और ये कंपलसरी होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, यानी कि जितना आपको दिया जाएगा आप अगर एक्यूरेसी के साथ उसको अच्छे से कर लेते हो तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो टाइपिंग पर भी आपको स्पेशल ध्यान देना है। क्या टाइपिंग और कंप्यूटर के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये अभी आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि ये मेंस के टाइम की बात है। तो टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, और 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट के अंदर करना पड़ता है। की डिप्रेशन का मतलब जैसे एक आपने क्लिक किया, दूसरा आपने क्लिक किया, तीसरा आपने क्लिक किया, स्पेस को लेके, कॉमा को लेके सब मिलाकर के हम बोलते हैं की डिप्रेशन। तो अल्टीमेटली जो होता है ना, कि स्पीड कितनी चाहिए होती है, तो 27 से 30 WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और ये मैंडेटरी होता है क्वालिफाई करना। इसको अगर आप फेल कर जाओगे तो कंप्लीटली फेल ही कर जाओगे, ठीक है। अब देखिए 27 से 30 तो होता है, लेकिन आपको टारगेट ये नहीं रखना है, टारगेट हमेशा रखना है 40 तक का, या
उससे ज्यादा का, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतना साउंड आता है ना जब सारे लोग एक साथ में टाइप करना शुरू करते हैं कीबोर्ड पे, इतना शोर होने लगेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं रहेगी तो वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो 40 की स्पीड लेके चलो। और कीबोर्ड पर भी डिपेंड करता है, आप घर से बहुत ही फ्री कीबोर्ड पे करके गए, वहां पे जाके आपको टाइट कीबोर्ड मिल गया, तो ये सारे रीजन होते हैं, नर्वस आप हो जाते हो। तो इसलिए हमेशा अपनी स्पीड को है 10-12 से बढ़ा करके रखो, तो वहां जाकर के आपकी 30 की रीच होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं मेंस में सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर आप 330 से 340 लेकर के आते हो आउट ऑफ 390, तो आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सिक्योर समझो, सेफ समझो, ठीक है। उसके बाद मैं सेम एडवाइस करूंगी कि आप ज्यादा ना स्कोर से ज्यादा ध्यान दो परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो 2023 में जो 2400 ग्रेड पे वालों की जो कट ऑफ गई थी, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता दूं, 300 के आसपास गई थी। उसके बाद 4200 लिए 320 और 4600 लोगों के लिए 335 और 340 के अराउंड गई थी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखने की, आपको एक टारगेट अपना सेट करना है। वैसे टारगेट तो आपका फुल में फुल रहना चाहिए, ठीक है ना। टारगेट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे 350 आ गए तो मैं खुश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फुल पे फुल रखना है, लेकिन 350 अगर आ गए तो आप अपने आप को सही जगह मान सकते हो, आप सोच सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर आइडिया दे दूं पेपर 2 के बारे में भी। ये तो आपने पेपर 1 के बारे में देखा, पेपर 2 जो होता है ना वो स्पेशल होता है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर इसमें होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का ये होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन ये पेपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो तैयारी जो फॉर्म फिलअप करते हैं, ये आपको भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कि क्या आप इसका पेपर दोगे या नहीं दोगे। तो अगर आप भरते हो तो इसका पेपर आपको देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। तो ये दोनों के लिए अगर आप पोस्ट चाहते हो तो आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने एप्लीकेशन टाइम पे ये भर दिया लेकिन हम एग्जाम नहीं देने के लिए गए, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी कि एग्जाम कब होने वाला है, इसका पैटर्न क्या है, ये वो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया अब हमें ये बताओ कि हम शुरू कैसे करें। दिमाग तो बना लिया कि हाँ हम तैयारी करनी है, शुरू कैसे करें। देखिए, शुरू कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कॉलेज स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने अभी शुरू किया, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे आपका एग्जाम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाखों लोगों के साथ कंपीट करना है। लाखों लोगों के साथ कंपीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्चुअली अपना ब्लड देना पड़ेगा, एक्चुअली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसी मेहनत नहीं कि 4 दिन कर रहे हैं और आपको सफलता मिल जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगातार मेहनत करनी है। 9-10 महीने आपको जम के डेली पढ़ाई ही करनी है। आपके दिमाग, आपके और जीवन में कुछ भी ज्यादा नहीं रह जाएगा रोमांचित। तो उसके लिए ना आपका एक सॉलिड माइंडसेट होना जरूरी है। अदरवाइज ना लोग तैयारी तो कर लेते हैं एक दूसरे को देखकर, दोस्तों को देखकर, रिश्तेदार को देखकर, फिर 1 महीने में पढ़ने में मन लगता नहीं है, उसके बाद जाकर के वो छोड़ देते तैयारी। और इस तरह से पता नहीं कितनी चीजें वो छोड़ते हैं। इसलिए जीवन में ना कभी भी कुछ स्टार्ट करो तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म तक क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं ये काम को इतने लॉन्ग टर्म तक कर सकता हूँ। तो उसके लिए इनिशियली आपको ना अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगी। और इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद ही आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि आप 1 साल तक तैयारी में बने रहोगे, ठीक है। और जितनी चीजें है ना, उसमें जितनी चीजों को मैं बोलूं कि लिखना है, उसको जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात ना, तो अपना एक किसी भी चीज को करने का वाई क्लियर करो। वाई, क्यों मुझे तैयारी करनी है, और इसका अगर रीजन आपके पास सॉलिड है ना, तो आपको कोई भी कितना भी मोटिवेशन आ जाए, आप कभी भी मतलब उस रास्ते से हिलोगे नहीं कि भाई मेरा नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये काम तब आपका होता है जब आपका वाई क्लियर नहीं होता है। और ये जो वाई है ना, ये आपका इमोशनल रीजन होना चाहिए, माइंड से रीजन नहीं होना चाहिए, दिमाग से रीजन कि भाई मेरे एक रिश्तेदार ने तैयारी करी और उसको बहुत सुंदर सी लड़की मिल गई शादी के लिए, उसकी तो बहुत इज्जत हो रही, मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, ये फेक रीजन होता है। आपका अपना इमोशनल रीजन होना चाहिए। जैसे किसी केस में लव होता है कि भाई अगर किसी लड़की से प्यार करता है, किसी लड़के से प्यार करता है, अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हमारे पास एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। तो अब क्या है कि जब भी वो डिमोटिवेट होगा तो उसको वो रीजन याद आएगा, फिर वो मोटिवेट होकर के उस काम में लग जाएगा। या फिर किसी के केस में होता है फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत दिक्कतें होती है, तो मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना, उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं सरकारी नौकरी क्लियर करूंगा, अच्छी खासी रिस्पेक्ट पाऊंगा, पैसा अच्छा खासा कमाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद किसी का होता है कि बहुत टाइम से ना बचपन से सोचते कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना, और वो एक इमोशनल बिल्कुल हमारे अंदर बन गया है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। या फिर सोसाइटी का भी जो प्रेशर होता है ना कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इससे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को फिर करके दिखाने का अलग ही मजा होता है, बेइज्जती हो जानी है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल किसी के जीवन में होता है, भाई ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी टाइप का। तो अगर किसी से बदला लेना है, आपको किसी कुछ अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, अच्छा करना है, अच्छी पोजीशन में जाना है, तो वो भी आपके लिए एक इमोशनल रीजन। तो आई वुड से पर्सनली कि इस तरह का रीजन मत बनाया करो किसी के लिए, जो जहां जाता है बाहर में जाने दो, अपने लाइफ में खुश रहो, ठीक है। तो समझ रहे हो कि आपको एक इमोशनल रीजन आपका ढूंढना है आज के आज, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद ना जाओ और वॉल पर लिखो वो क्या रीजन है, एक बड़ा सा रीजन चिपका दो अपने वॉल पर। और जब भी दिमाग खराब
चाहो तो उस रीजन को देखो ताकि आप वापस से एनर्जेटिक फील करो, ठीक है। और कमेंट में भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज ना, आप हमेशा याद रखो कि ऐसा कभी मत सोचना शुरू करने के साथ कि इस बार नहीं हुआ ना तो अगली बार हो जाएगी। ये इतना बड़ा जहर है ना जो आपको बिल्कुल फेल कर देगा शुरू होते के साथ ही। तो आपको दिमाग में कभी सोचना ही नहीं है सेकंड अटेम्प्ट का कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देंगे, इस बार एलपी में नहीं हुआ तो अगले वाले निकाल देंगे ना, छोड़ना। अरे यार तुम क्या अपने जीवन को मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हारे लाइफ का 6-6 1-1 साल क्या इतना फालतू है क्या? एक साल कहीं दे रहे हो, वो सक्सीड नहीं हुआ तो आप अगला 1 साल देने के लिए रेडी हो? आप उस टाइम पे कोई बिजनेस शुरू कर लो तो आप कितने सक्सेसफुल हो जाओगे 2 साल में। तो अपने लाइफ के इतने सारे टाइम को वेस्ट मत करो, कभी मत सोचो कि सेकंड अटेम्प्ट में दूंगा। इन केस अगर नहीं हो पाता है, इन केस अपना 100% देने के बावजूद भी, तो फिर अलग चीज है, लेकिन अपने तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का रहता है कि भाई बैकअप प्लान बनाते हैं, अगर एसएससी नहीं हो तो बैंक दे देंगे। अरे ये सब मत करो, हमेशा एक फोकस रखो अपना, क्योंकि आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो कि सब कुछ कवर कर सकते हो। बैंक का पैटर्न अपना अलग होता है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है, सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो हमेशा सीजीएल का फोकस है तो सीजीएल का ही फोकस है। तो आप बिल्कुल अलग टाइप के एग्जाम में देने लग जाओ कि हाँ बैंक देने लग गए, रेलवे देने लग गए, इनका पैटर्न अलग अलग होता है, इनकी पूरा कंसेप्ट ही अलग है। लेकिन अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो सिमिलर एग्जाम दे सकते हो जस्ट फॉर बैकअप। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए फिर रेडी तैयारी कर लग जाओ। सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल की तैयारी अपने आप होती है, एमटीएस की तैयारी अपने आप होती है, सीपीओ की तैयारी अपने आप होती है, स्टेनो की टियर 1 की तैयारी अपने आप होती है। खैर इनके लिए और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि इसमें फिजिकल रिक्वायर्ड होता है, इसमें स्टेनोग्राफी रिक्वायर्ड होती है, तो वो चीजें आप देख लेना। अगर नहीं कर रहे हो तो इनका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो सिमिलर एग्जाम्स है ना तो वो आप दे सकते हो। एमटीएस का भी एग्जाम में बोलूंगी अगर बहुत मजबूरी है तब दो, अदरवाइज मत देना। फोकस रहना सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के ऊपर, और उस पे भी एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर। ये नहीं कि हम बस ऐसे तैयारी करें कुछ भी मिल जाए। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हम दे रहे कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, आप अभी सोच रहे हो, लेकिन जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में काम करोगे और अपने से हायर ग्रेड पे पर किसी सीजीएल के ही बंदे को देखोगे ना तो आपको फिर अफसोस लगेगा कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेता तो मैं यहाँ पे होता। तो ये सब काम मत करना, अपना एक एम भी डिसाइड करो कि पोस्ट कौन सी चाहिए, जाके पोस्ट डिटेल्स चेक करना, जो पोस्ट आपको अपने हिसाब से टेम्पटिंग लगती है कि यार ये पोस्ट देख करके मजा आ गया, इसमें मुझे काम करना है, तो उस पोस्ट को भी अपने वॉल पर जाकर के आज लिखो और कमेंट में भी बताओ कि कौन सी पोस्ट चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीजें ना बोलने की बात नहीं, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप देखोगे तब जब तैयारी के दौरान थोड़ा डिमोटिवेट होगे ना तो इन सारी चीजों को देख के आप मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि ये ना कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपके दिमाग में कि लास्ट में पढ़ लूंगा। मैंने अपनी लाइब्रेरी में बहुत लोगों को देखा, वो पढ़ना शुरू करते हैं जब किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। यार नोटिफिकेशन आने तक तो आपकी तैयारी खत्म होनी चाहिए, शुरू नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास सिर्फ 2-3 महीने तो बचते हैं, उसमें आप कैसे तैयारी कर लोगे? टाइम जो आएगा देने लग जाएंगे, जब एग्जाम का पेपर आएगा तो उसकी तैयारी कर लेंगे। क्या है ये सब नहीं होता, पहले से तैयारी करनी होती है। जैसे अभी आपके पास बेस्ट टाइम है सीजीएल की तैयारी शुरू करने का, ठीक है, या फिर हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे, ये सब नहीं होता। यहाँ पे आपको एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। आपने स्कूल कॉलेज में टाइम वेस्ट किया हो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से नहीं चलेगा। तैयारी करो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, या फिर बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन करो तो फिर करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके जीवन का इतना ज्यादा बड़ा टाइम, वो भी अपनी यंग एज में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर भी करो डिप्रेशन के लिए, ठीक है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, पहले से डरा रहे हो, तो डरना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जो है आप अभी तैयारी शुरू करोगे फिर 1 महीने में अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। तैयारी बहुत ही ऐसी वाली जर्नी होती है, ऐसी वाली जर्नी, ठीक है। कभी आपको लगेगा वाह क्या तैयारी चल रही है, फिर लगेगा अरे यार इतना तैयारी करने पे भी नहीं हो रहा, फिर लगेगा अरे चलो थैंक गॉड अच्छा हो रहा है, फिर लगेगा बाद साला सब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग आपके पास आती है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे ना फिर भी आपको लगेगा यार मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं इनको भी डील करना आपको सीखना पड़ेगा, इसको मेंटली प्रिपेयर रहो इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करो तो आपके मॉक में अच्छे नंबर आने लग जाएंगे। तो ये सब अपने आप को तैयारी करो, तैयारी रखो अपनी ताना मारने के। देखो फैमिली पे डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली वेल टू डू है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जीवन में क्या कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी कंडीशंस होती है कि उनको लगता है कि हमारा लड़का ना कुछ काम धाम करे, या किसी की रहता है कि लड़की हो के क्यों पढ़ रही है, घर के काम करे। तो उन सारे केसेस में ना घर पे ताना बहुत सुनने के लिए मिलता है, और इन केस आप फेल हो गए तब तो समझो कि आपके सर पे ही सवाल हो जाएंगे। तो वो सारे सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहो, लेकिन दिमाग में रखो कि ये सब मैं सहूंगा लेकिन तैयारी मैं अच्छे से करूंगा और मैं क्रैक जरूर करूंगा। और सच बताऊं तो एक बार आप क्रैक कर लोगे ना सबके मुंह में ताला लग जाता है, तो आपको ना अलग से छाती में प्राउड फील होता है कि यार दिखा दिया सबको, आप बोलो ना बोलो वो सबको दिख जाता है। तो इसीलिए उस दिन का इंतजार करो, ठीक है। और डीमोटिवेशन देखो बेटा आएगा, ऐसा आप सोचोगे कि हमेशा खुशी खुशी तैयारी चले तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने तो भाई अच्छे से तैयारी कर ली अब मेरे इस चैप्टर में हमेशा अच्छे नंबर आएंगे, नहीं होगा ऐसा। डीमोटिवेशन आना ना बहुत नॉर्मल चीज है, हर एक टॉपर की तैयारी के दौरान आएगी, आपके तैयारी के दौरान आएगी। कभी कभी लगेगा यार इतनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ, कहाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मेरा नहीं हो पाएगा, इस तरह का भी
आने वाला है फिल्म, आपको लगेगा 10 बार रिवाइज कर ले, साला याद ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा होता है, वोकैबुलरी याद ही नहीं हो रहा, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आपका मूड खराब रहे, लेकिन 1-2 दिन ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा मत करो, फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि करना तो आपको ऐसे है ही, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो कि ये सब होने वाला है। और ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें आने वाली है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बाद अब हम आते हैं कि भाई हमने माइंडसेट बना लिया अपना, अब हमें बताओ कि शुरू कहां से करें, हम करें क्या, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो है कि उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको रीड करना शुरू करो। इससे होगा क्या कि आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। मैथ्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, क्या मैं इस एग्जाम को दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेवल क्या होता है एग्जाम का, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, क्या एकदम ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आते हैं या 10-12 के क्वेश्चन टाइप का आता है। तो ये चीजें आप करो। कहां से करोगे, 2023 के जो सीजीएल के पेपर हुए होंगे ना, उनका आप 15 सेट प्री का रीड करो और 5 सेट मेंस का रीड करो। इतना आप कर लोगे ना तो आपको ना एग्जाम समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जाम में आता क्या है, मैथ्स में क्या आता है, जीएस किस लेवल का आता है, जीएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में क्या आता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इससे होगा कि जब आप आगे तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यार कुछ लोगों को ना 5-5 साल पढ़ करके ये समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। पढ़ने से भी ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए कि छोड़ना क्या है, नहीं तो उसमें आप टाइम वेस्ट करके अपना पूरा टाइम वेस्ट करो, फिर बोलोगे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तब गूगल भी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा इजीली। अदरवाइज ये सिर्फ 5 दिन आप इसको रीड करने में और एग्जाम को समझने में दोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप होगा कि बुक्स को फिक्स करो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या बुक्स पढ़ने। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स पैटर्न बता दिए, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो देखोगे उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जो अपडेटेड होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको अपने टीचर्स फिक्स करने। देखिए, जो सीजीएल की तैयारी है ना, वो तो आप फ्री यूट्यूब से भी कर सकते हो या फिर पेड कोर्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आपको थोड़ा सा समझाने से समझ में आ जाता है या खुद से रिसर्च वर्क कर सकते हो, तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी तैयारी फ्री में की है, सेल्फ स्टडी की है, मुझे कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि कभी पेड कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक्स वीक है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। तो मैं ये नहीं बता सकती कि भाई आपको पेड कोर्स किसका लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी लिया तो मुझे आइडिया भी नहीं है उसका। लेकिन बेस्ट टीचर्स जो आपको फ्री में यूट्यूब चैनल जिसके मिल सकते हैं उसका, ठीक है। फोर्थ जो स्टेप है वो अपना मेंटर फिक्स करो। एंड आई वुड से, क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब पे लोग मेंटर काम की तरह काम करते हैं, एक मेंटर चूज करो। या फिर अगर है कि भाई इसका मुझे समझ में आता है, इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो लेकिन सिर्फ उसको चूज करो। इससे आप क्या होगा ना कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। 10 वीडियो देखकर एक भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये सब चीजों से बच जाओगे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो है कि अपना मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म फिक्स करो कि मुझे कहां से मॉक देना है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट कब देते हैं, चैप्टर वाइज मॉक कब देते हैं, फुल मॉक कब देते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे बेस्ट मॉक है एसएससी के फील्ड में वो है टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, न्यू मॉक भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक भी मिल जाएंगे। और सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप सोच सकते हो उन सब के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें लाइव मॉक्स भी आते हैं, तो आप वो सब भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसको ना बहुत सारे लोग इंडिया में देते हैं, लाखों लोग। तो आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई आप कहाँ पे हो। इसकी एनालिसिस भी इतनी डिटेल्ड होती है ना कि आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परसेंटाइल क्या है, रैंक क्या है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स है, ताकि उसके हिसाब से आप आगे अपनी चीजों को सुधार सको। तो मैं कंप्लीटली टेक्स्ट बुक को रेकमेंड करती हूँ। उसके बाद 6th स्टेप जो है वो है फिक्स स्मार्ट वर्क टूल्स। इसका मतलब है कि आपको ना तैयारी के दौरान बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी, बुक्स और टीचर्स के अलावा भी। जैसे कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको एक ग्रुप की जरूरत होती है जहां पर आप उसको पोस्ट करो और आपको एक सोल्यूशन मिल जाए, और जहां पे भी आपका डाउट हो वहां पर आप उस ग्रुप से क्लियर कर लो, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप कौन से अच्छे हैं, टेलीग्राम कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं, वेबसाइट्स, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा यार ये ना इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कट ऑफ कितना रहा था, तो मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एप्स कौन कौन से अच्छे हैं जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर अदर रीजंस। तो अब देखिए इसमें आपको कितना टाइम लगाना है, इसमें भी आपको 5-7 दिन लगाना है। पूरा रिसर्च करिए इसके ऊपर, उसके बाद आप फिक्स करिए कि आपको क्या क्या कहां से पढ़ना है, किस तरह से। हालांकि आगे मैं कुछ वीडियोस और भी लेकर के आऊंगी इन सारी चीजों के ऊपर। यानी कि इसमें आपके 5 दिन हो गए और ये 5-7 दिन, यानी कि कंप्लीटली समझ लीजिए 15 दिन जो है ना कंप्लीटली रिसर्च में लगाइए। और एक बार भैया जो फिक्स कर लिया, सोच समझ के वो फिक्स कर लिया, चाहे तो 15 से 20 दिन ले लीजिए, लेकिन एक बार जो फिक्स कर लिया ना उसके बाद स्टिक टू योर कंटेंट। उसके बाद चाहे कोई कहीं पीडीएफ शेयर कर रहा हो, अपनी बुक की पीडीएफ शेयर कर रहा हो, कोई दूसरा बुक बता रहा हो कि ये वाली अच्छी है, कोई दूसरा टीचर बोल रहा नहीं यार तूने ये गलती से ले लिया, ये ले ले, अब मुझे नहीं बदलना तो नहीं बदलना, चाहे मैं ही आके क्यों ना कह दूं, ठीक है। तो इसीलिए अपना रिसर्च करिए, 15 दिन अच्छे से फिक्स कर लीजिए, लेकिन फिर फिक्स कर लीजिए, ठीक है।